Om Hu Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। करना भाई ने कंफर्म किया है, आवाज आ रही है। और चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं, 650 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। कमेंट भी आपने करते रहना है ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में वीडियो जाए। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, ये एक स्पेशल स्ट्रीम है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गाजा वर्सेस इजराइल का जो मसला चल रहा है। आप लोगों ने देखा, हाल में 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुई है और मैं समझता हूं हम में से अक्सर लोगों ने उन वीडियोस को देखा है जहां पे एक महिला को, जो हमास के आतंकवादी है, वो बिना कपड़ों के गाड़ी में डालकर उसको परेड करवा रहे हैं, नेकेड परेड करवा रहे हैं और उस पे वही जिहादी नारा अल्लाह अकबर वाला चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है। और वहाँ के जो नौजवान हैं वो उस बॉडी पे थूक रहे हैं। यानी इतना ग्रूसम, इतना डिस्टर्बिंग, इतना दिल दहला देने वाला वीडियोस थे वो। और उसी के साथ साथ एक फीमेल को जो है, जिसके जो ट्राउजर है उसमें पूरे खून के मार्क्स दिखाई गए, जिससे बिल्कुल साफ होता है कि मल्टीपल लोगों ने उस लड़की का रेप किया है और अल्लाह अकबर कहकर। तो ये क्या है सारा मामला और इसकी क्या डिटेलिंग है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं जो अच्छी पकड़ रखते हैं जियो पॉलिटिक्स में। विदाउट एनी डिले मैं इनको स्ट्रीम में ले लेता हूं। हमारे साथ है बड़े ही आदरणीय सुमित पीर साहब। सुमित जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और प्रणाम, नमस्ते मेरी तरफ से भी और मेरे सारे दर्शकों की तरफ से भी। आपको बहुत सारा प्यार और हमारे इस चैनल पे आपका वेलकम है। फर्स्ट टाइम आप जुड़े हमारे चैनल पर। म्यूट है आप, म्यूट पे बोल रहे हैं। साहिल भाई, चैनल पे बुलाने के लिए सादर आभार और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद आपको जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुमित जी, क्या है पूरा मामला? इतना डिस्टर्बिंग वीडियोस हमारे सामने आया और उसके बाद फिर एक वॉर इजराइल ने डिक्लेयर किया कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। और क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजें डिटेल में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हमें और हमारे जो दर्शक है उनको आप बताइएगा कि चल क्या रहा है। जी, देखिए साहिल भाई, सबसे पहले हमें एक विषय यहाँ बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये दशकों पुरानी है, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम 6 अक्टूबर की बात करते उस दिन इनका यहूदी जो होते इनका नया साल होता है, नए साल का जश्न चल रहा था और अक्टूबर के पूरे महीने में लगभग ये जश्न चलता रहता है। इस जश्न में सुबह 6:30 बजे क्या होता है कि जो हमस है, अब गाजा की आप परिकल्पना करें तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। इजराइल में 3 क्षेत्र आते हैं। इजराइल, इसमें आता गाजा पट्टी और इसमें आता वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास साहब की हुकूमत है। ये जो गाजा पट्टी है, इसमें ये जो आतंकवादी मलेशिया है हमास, इनकी सत्ता चलती है साहब। अभी जो हमास वाले थे ये काफी देर से इजराइलों पे एक अटैक करना चाहते थे और उस दिन क्या था, 6 अक्टूबर को एक वॉर ऑफ यागुपुर कहते हैं उसे, यागुपुर,
वो 50 साल पहले की लड़ाई का 50वां सालगिरह थी, जब इजराइल ने पूरे 6 अरब देशों को एक साथ पछाड़ा था। 6 दिन की लड़ाई हुई थी, उसकी सालगिरह थी, 50वीं साल। 6:30 बजे क्या होता है, जो बॉर्डर पोस्ट आप देखते हैं, बॉर्डर पोस्ट है, फेंस वेंस लगा सब कुछ। सबसे पहले ये लोग आते हैं पैराग्लाइडरों के जरिए। पैराग्लाइडर होता है ना, वो पीछे वो पंख लगा हुआ, उसके जरिए आते हैं करीब 60 से 70 लोग। जब ये नीचे लैंड करते, ये फायरिंग करना शुरू करते। जब ये फायरिंग करना शुरू कर देते तो थोड़ी हड़कंप मच जाती, सिविलियनों को मारना ही शुरू कर देते। उसके बाद इनके ड्रोन आते हैं और जहां जहां इजराइल की तोप है, जहां जहां उसके ऊपर मतलब ड्रोन से इन्होंने हथगोले गिराने शुरू कर दिए, ग्रेनेड गिराने शुरू कर दिए। तो यहां हो गया पार्ट नंबर 2। जब ये हुआ तो फिर इनके कुछ लोगों ने जाके छोटा सा फेंस का हिस्सा काट दिया और यहां से आते हैं करीब करीब 500 मोटरसाइकिल पे सवार। एक बंदा चला रहा है, एक बंदा पीछे, दोनों के हाथ में बंदूक है और वो मारने का काम कर रहे हैं। जब वे मोटरसाइकिल वाले घुसते हैं, इतने में करीब हमस वाले कुछ हजार रॉकेटें दागते इजराइल में साउदर्न साइड की तरफ। तो जाहिर सी बात है, टेंशन वहां जाएगा, ये वाला साइड खाली रह जाता है। जब ये कहानी चलती रहती है, फिर इतने में ये फेंस को काट देते हैं और फिर आते हैं हमवीज में, वो जो टोयोटा के पिकअप्स होते हैं, 8 लोग, एक आगे एक पीछे, 6 पीछे, और ये गोलियां बरसाते हुए लोगों को मारते हुए चलते। जब ये जाता, फिर आता साहिल भाई बुलडोजर पूरे फेंस को तोड़ देगा। इसमें 72 बंद गाड़ियों है और मिलिशिया आ जाए। ये जो अनुमान है, कुछ हजार आतंकवादी घुसते हैं, वो औरतों, बीबी, बच्चा, कच्चा जो भी है उसको मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। अब जो खुलासा हुआ है, इससे ये पता लगा है कि ये जो चीज थी, इसकी हमस ने प्रैक्टिस की थी। गाजा पट्टी में एक ऐसा उन्होंने रेप्लिका बनाया था जिसमें उन्होंने अटैक की प्रैक्टिस की। ये पूरा कोऑर्डिनेटेड प्लान था, पूरा कोऑर्डिनेट, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, कहाँ जाएगा। इतने में जब लोग मरते गए और यहाँ एक बहुत दर्दनाक घटना होती है जिसका मैं आपको विवरण दूंगा। यहाँ एक हाइफा में फेस्टिवल खैर होते रहते, एक डेजर्ट फेस्टिवल हुआ था जो गाजा के बिल्कुल बॉर्डर के पास होता है। यहाँ 250 युवक, मतलब लड़के लड़कियां थे, वो डांस वांस, खाना पीना, वो सब हो रहा था। अचानक उन पे हमला होता, पूरे 250 के 250 मारे जाते। ये जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे थे साहिल भाई, ये जर्मन लड़की थी, शी, शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ आई थी ये फेस्टिवल को देखने के लिए, इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए। इसको भी हमस के आतंकवादियों ने मार गिराया। फिर इसका बलात्कार होता है, फिर इसके कपड़े फाड़ के इसके शव को, वो जिसे हम कहते हैं ना, माले गनीमत समझ के उस पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते लगाते वो हमस ले जाते हो। देखते देखो भैया, हमने कितनी बहादुरी का काम किया, कितने बड़े सूरमा। सबसे बड़ी घटना वही होती, 250 लोग तो भाई सीधे सीधे वही, 250 बच्चे, मतलब 21 साल 17-18 साल के बच्चे आप जाते, तो ये बेचारे वहीं मरते। फिर ये घरों में घुसते हैं। एक बड़ा दर्दनाक वीडियो है कि एक बच्चे को मारते हैं उसके सामने, माँ बाप के सामने। काफी लोगों ने रेजिस्ट किया, सबको मारा इन्होंने, बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने बच्चों को कैदी बनाया, और आपने एक वीडियो देखा, वो मुर्गे के पंजरे में बच्चों को गाजा में इन्होंने रखा, उनकी बोली लगाई। फिर जो बच्चे लिए उनको तंग करना, औरतों का इन्होंने बलात्कार किया। कितना भयंकर बलात्कार हुआ, इतने भयंकर शोषण और प्रताड़न हुआ कि अगर आप देखें, जो जेनाइटल्स होते हैं, आपने देखो खून से सने पैजामा, वो खून आया बलात्कार करके। जब 20-50 जहादी बलात्कार करके, आप समझ सकते क्या होगा। और ये लोग इंसान नहीं, ये हैवान। इन्होंने इसको, ये फिर उन लड़कियों को माले गनीमत समझ के ये इजराइल की तरफ ले गए। आईडीएफ के जितने सोल्जर थे उनको मारा, कुछ को इन्होंने होस्टेज किया। सो बच्चे को लिया, बुढ़े को लिया, बुढ़िया को लिया, लड़कियों को खासकर इन्होंने होस्टेज किया। इस प्रकरण में हमारे भारत के 10 भाई थे वहां पे हिंदू, उनको मारा गया। फिलीपींस के लोगों को मारा गया, थाईलैंड के लोगों को मारा गया, और हमारे नेपाली 12 भाई थे, उनके घाट उतारा। आपकी आवाज, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, मेरे ख्याल से मेरे कनेक्शन में कुछ इशू। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। अगर अच्छा, इससे पहले के आप सुमित जी, इससे पहले, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शक तो ये पहले से जानते हैं, ये जो पूरा मामला हुआ है,
मुझे ये पूरा सिनेरियो लगा 1400 साल पहले जो होता था। जी 1400 साल पहले जिस तरीके से सो कॉल्ड रहमत लिल आलमीन इस दुनिया में आए थे, वो और उनके सहाबी जिनको कंपेनियंस कहा जाता है, और जी खुद रसूलुल्लाह जो है वो इनके बारे में कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है। जी अगर मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये जो आतंकवादियों ने जो किया है उसमें और जो 1400 साल पहले चलता था उसमें आपको कोई फर्क नजर आता है क्या? ये देखिए, मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूं, ये देखिए, ये आ गई आपके सामने हदीस। ठीक है, जी सही बुखारी की हदीस है। बुखारी के बारे में आपको बता दूं, सही बुखारी ऐसी किताब है जिसके बारे में मुसलमानों का ये इत्तेफाक है कि कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, जी सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान के बाद सही बुखारी है। सारी ऑथेंटिक हदीसें इसमें है। उसमें ये एक हदीस है जिसका नंबर है 2228। अब देखिए, मैं जी पढ़ता हूं, आप देखिएगा और आज की सिचुएशन को आप मैच करिएगा और बताइएगा कोई फर्क है क्या। क्या कहती है हदीस? अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। यहाँ पे देखिए कि आ, जंग में जाना या वॉर करना या बल्कि जंग थोपना, अटैक करना, ये रसूलुल्लाह और सहाबा का काम रहा है। और वहां से जब वो जंग में जाते, जिस तरीके से यहाँ इन्होंने मारा लोगों को और उसके बाद औरतों को, महिलाओं को पकड़ा, उनके साथ रेप किया, ये सेम काम जो है वो सहाबा भी कर रहे थे। वो भी औरतों को पकड़ रहे थे, उनके साथ सेक्स भी करते थे और उनको बेचते भी थे। जी तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल मैच होती है रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके के साथ। आप बताइए कि आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? देखिए साहिल भाई, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया था माले गनीमत, मतलब प्रोसीड्स ऑफ वॉर, कि इनको बच्चों को लेके बेचना, लड़कियों के साथ बलात्कार करना, मतलब ऐसा बलात्कार कि खून से सने पैजामे मिल रहे हैं, औरतों को ले जाना, बच्चों को ले जाना। और मैंने तो, और ये जो कुछ फिलिपिनो थे, एक फिलिपिनो बेचारे का पेट कटा था, फिर फावड़े से ले लेके उसकी गर्दन काट दी गई। कुछ इजरायलियों को लिया गया, ट्रक पे रखा गया, जैसे बकरे का गला काटते वैसे उनका गला काटा गया। ये वीडियो सब इंटरनेट में, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा, उनका गला काटा गया और गला काट के उसकी बॉडी पे, ये गर्दन काट के उसका सर काट के उसकी बॉडी पे रखा। तरीका आईसिस और हमास का बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। ये कहते हैं कि भाई यहूदी और काफिर का रहना कोई यहाँ जरूरी नहीं है, यहूदी को मारो या शैतान को मारो, एक ही काम है, सवाब का काम है। ये इनकी मेंटेलिटी है। और ये जो बच्चे हैं, ये जो औरत है, ये माले गनीमत है, ये हमारी प्रॉपर्टी, जब तक ऐश करेंगे करेंगे, जिस दिन चाहे उस दिन मर्जी का बेच देंगे। जब ये प्रकरण हुआ तो साहिल में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं। इस सारे प्रकरण में जो अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल वैसे था जैसे 26/11 हुआ। पहले मैंने एक चैनलों पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे तो मैं रोज रहता हूँ, खैर मैंने वहां बोला था इसमें पाकिस्तान का हाथ। लोगों ने बोला पाकिस्तान का हाथ भाई कहां से है? अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जो एसएसजी यूनिट है, जो एलीट कमांडो यूनिट है, उन्होंने हमास को ट्रेनिंग दी, वो हमास के साथ काम कर रहे थे। इसमें फिर जुड़ता सदात। सदात क्या है? सदात अर्दोगन का पेड मलेशिया है, ये मर्सनरी है, ये भी मिले थे। इसमें जुड़ता है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्योंकि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हमास को पूरी खाद पानी देता है, पैसे देता है। ये तीनों ने मिलकर इतना बड़ा हमला किया, खाली हमास की औकात नहीं है कि इतना बड़ा हमला करके निकल जाए। तो जब ये हमला हुआ तो आधे दिन तक इन्होंने खूब कत्लो गैरत किया, कुछ हजार लोग
मरे हैं, क्योंकि अगर कुछ हजार लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया तो हजारों में ही मौतें होंगी, ये तो आप भी जानते, कुछ तो होगी नहीं। अब इन्होंने सोचा कि हम ये बच्चे ले जाएंगे, फिर हम इजराइल से नेगोशिएट करेंगे, तुम हम पे हमला मत करना, अगर तुम हम पे हमला करोगे भाई ये बहुत गड़बड़ होगा, ये इनका मानना था, ये इनकी मंशा थी। तो ये वहां ले गए। धीरे धीरे आईडीएफ ने प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने जवाब दिया, और आज की रिपोर्ट ये है कोई भी आतंकवादी बचा नहीं है। ये जो 1500 से 2000 आतंकवादी हमास के थे, सबको ढेर कर दिया गया है। और अब इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा पे, जो बमबारी ऐसी की है और ये बोला है कि हम इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे, यानी कि जो अभी सीमाएं हैं, जो दायरे हैं, वो नहीं रहेंगे। और हर कंट्री को चेतावनी दी गई, भैया बीच में मत पड़ो। अब जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो इतने में जॉर्डन बोल पड़ा, भाई हम बोलेंगे, फिर वेस्ट बंगाल वाले बोल पड़े, हम बोलेंगे, इजिप्ट ने भी कुछ तैयारियां शुरू कर दी। और इधर जो आप इजराइल के इस साइड देखेंगे तो लेबनान है। तो लेबनान में जो मलेशिया कंट्रोल करता है लेबनान को, वो है हिजबुल्लाह, जिसका जो आका है, जो उसका लीडर है, वो है हसन नसरुल्लाह। और वो जो हमस का लीडर है वो है इस्माइल हनिया। जब ये सब बोल रहा था साहिल भाई, इस्माइल हनिया कहाँ बैठा था? इस्माइल हनिया बैठा था कतर में। वो कतर से लाइव टीवी पे ये सब देख रहा था और नमाज वमाज पढ़ रहा था, शुक्राना कर रहा था, यहूदी मर रहे हैं, बच्चे शुक्राना शुक्राना कर रहा था वो। हाँ शुक्र। ये वीडियो आपको हर सोशल मीडिया पे मिलेगा, मेरे भी ट्विटर हैंडल पे मिलेगा। और शुक्राना कर रहा था कि भाई ये हम कैसे कैसे बच्चों और बीवियों लड़कियों को मार रहे, कैसे बलात्कार कर रहे हैं, कैसे लोग की गर्दनें काट रहे, कैसे लोग की अंतड़ियां बाहर कर रहे। ये वाली चीजें लाइव हो रही। अब आईडीएफ ने फिर जब, अब इनकी कैलकुलेशन कहाँ गलत होगी, इन्होंने लगाया यार हमारे पास 200-250 इजरायली होंगे, आईडीएफ कुछ करेगा, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स, आईडीएफ कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान, ईरान और टर्की का सीधा सीधा हाथ मिलता है। और एक और चीज, जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना साहिल भाई, जब वो लड़की की लाश रखी थी, हाँ। उसके हाथ जो रॉकेट लॉन्चर है वो नॉर्थ कोरियन मार्किंग है उस पर। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना, क्योंकि चाइना का टट्टू है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बिना चाइना की इजाजत के कुछ नहीं करता। और जो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा, भाई दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस से ये चीज कैसे छुपी, मैंने कहा इसके छुपने का एक ही कारण है, या चाइना में या नॉर्थ कोरिया में इसकी प्लानिंग की गई। मैंने पहले कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट निकलती है, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्वॉल्व है, सदात के लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो नाम आता है वो आता पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और टर्की। ये 5 मुल्कों का ताना बाना है। और अब आपको मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ ये है मेरे भाई कि जब यूएस ने $6 बिलियन रिलीज किए ईरान की इन गुडविल, उसके अगले दिन इस्माइल हनिया मिलता है खुमैनी से। इस्माइल हनिया कौन? हमस का टॉप लीडर। ये मिलता खुमैनी से। और कुछ दिन बाद ये वहां बशार असद आता है चाइना। बशार असद आता है चाइना किससे मिलने? शी जिनपिंग से। अब नॉर्थ कोरिया का रॉकेट लॉन्चर वहां मिलना, और ये जो पंखुड़ियों वाले ग्लाइडर थे, ये इन्होंने इन्हीं कंट्रियों से सोर्स किए। एम्यूनिशन इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट है। तो ये जब प्रकरण हुआ, खूनी खेल शुरू हुआ, तो इजराइल ने जवाब देना शुरू किया। और उन्होंने कहा भाई हम ये जो गाजा है इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, इसको हम मिट्टी से मिला देंगे। और अगर वो हमारे कुछ वीडियो है वो हम दिखा देते हैं, फिर अगले उस पोर्शन पे चलते हैं कि आगे क्या होगा। वो वीडियो अगर रेडी हो तो वो थोड़ी दिखा। कौन सी वीडियो चलाना है आप बता दीजिएगा, ताकि हम जो है वो अभी चला दे। चला दीजिए, कोई भी चला दीजिए, कोई भी वीडियो चलेगा ना अमित? वीडियो एक एक करके चलाओ। ये वीडियो देखा ताकि लोगों को आइडिया हो क्या हुआ। अपना जो ट्रम्प का चला दूं पहले? हाँ ट्रम्प का चला दीजिए। हाँ ट्रम्प का बाद में चलाएंगे। वो जो डिस्ट्रक्शन वाले वीडियो है ना, जहाँ वो मलबा वो वाले चलेंगे। ठीक है, वो लगाता हूँ। हाँ। जी ये देखिए, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का अटैक हो रहा है। आप देखिए घरों के घर तबाह हो रही है। मलबा देखिए। अभी पैलेस्टाइन में भी कुछ हजार लोग मरे हैं, काफी लोग भाग के गए हैं गाजा, ये वेस्ट बैंक, महमूद अब्बास के यहाँ। और महमूद अब्बास खुद कहाँ है? महमूद अब्बास पहुंच गया है रशिया। मोहम्मद अब्बास पहुंच गया रशिया, क्योंकि रशिया ने सपोर्ट किया इजराइल। ये देखिए, और डिस्ट्रक्शन की वीडियो देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 1300 ठिकानों के हमास पे हमला किया और उनको नेस्तो नाबूद किया। पूरी पहली बार तो इजरायली एयरफोर्स ने एक धमकी देती थी, वार्निंग देती थी, अब की बार कोई वार्निंग नहीं दी, पूरा नहीं किया। और अभी इजरायली एयरफोर्स, इजराइल का जो डिफेंस है,
वो अपनी तोपे वो लेके गाजा के बॉर्डर पे है। अब वो गाजा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, तो गाजा के अंदर जाने की पूरी तैयारी। आप वीडियो देखिए, ये देखिए कैसे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें उड़ाई जा रही है, तहस नहस किया जा रहा है, सब चीजों को उड़ाने का काम हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि हमास इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक नोन फैक्ट है। पर ये जो जुनून है, ये जो जिहादी मेंटेलिटी है, ये जो वो गजवा हिंद टाइप की मेंटेलिटी है, ये वहां भी है। और उसी के करते हुए भाई हम जाके इजराइल को ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब इजराइल मारेगा फिर बोलेंगे आए अल्लाह, काफिरों ने क्या कर दिया, मतलब मार दिया जी, बच्चे मार दिए, ये मार दिए। जब तुम मारोगे वो तुम्हारा रिलीजियस वॉर, जब वो जवाब देंगे तब बोलेंगे नहीं भैया ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चे मारे, ये मारे। ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की टेंडेंसी हर जगह। ये देखिए आप, ये आप और वीडियोस हैं हमारे पास, कुछ दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए पूरे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खत्म हो रही, इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है साहिल भाई, ये टनलों से हाँ। इधर उधर जाते हैं, तो इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है। ये लाइव फुटेज है जो आईडीएफ ने रिलीज की है, ये हमारे कोई बनाए हुए वीडियो नहीं है, इजराइल द्वारा औपचारिकता से, मतलब फॉर्मली दे हैव बीन रिलीज। तो ये आप देखिए, ये आईडीएफ का נראה אלפא במטרה. तो ये हमास ने जो आतंकवादी थे, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, उनको पता नहीं था थे कि भाई हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, क्या सोच के इन्होंने किया, और जो बाकी लोग थे वो क्या सोच के इनको सपोर्ट किया, इनको सारी चीजें मुहैया करवाई, क्या क्या था ये पूरा मामला? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया साहिल भाई। देखिए, ये आप एक मेंटेलिटी से लड़ रहे, मेंटेलिटी है जिहाद, मेंटेलिटी है भाई मेरे को मार के 72 हूरें मिलेंगी, मेंटेलिटी है कि मुझे जन्नत में जाना है, काफिर जहन्नम में जाएगा, जन्नत मेरे लिए रिजर्व, ये मेंटेलिटी है। अब 16, 17, 18 साल के लड़के को क्या पता, और ये जितने आतंकवादी थे ये 16 से 21, 22 साल के लड़के थे, मतलब ये कोई 40 साल के आतंकवादी नहीं थे। अभी हमास का जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्टर है उसको भी मारा गया, जो हमास का नंबर 2 लीडर था उसको भी मारा गया। और अब की बात जो इजराइल की तैयारी है, सबको मारने की तैयारी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब दुनिया में क्या हो, जब ये प्रकरण चल रहा था, देखिए सब कंट्रियों में साहिल भाई 2 हिस्से हो गए। हिस्से क्या हो गए, कौन इनके साथ कौन उनके साथ। तो अब इजराइल तो खैर जवाब दे रहा, और अभी गाजा पट्टी में घुसेगा तो पूरी हिसाब किताब पूरा कर देगा। इजराइल तो खैर आप जानते किसी को छोड़ता नहीं। बट यहाँ क्या हुआ, अब जब ये एक एक करके ये सारे बोलने लगे, इतने में हिजबुल्लाह ने अपने 1 लाख सिपाही, अपने 1 लाख मलेशिया करीब इजराइल के बॉर्डर पे ला, और उन्होंने रॉकेटें दागने शुरू कर। और यहाँ पे यूएई, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रकरण चल रहा था, यूएई वार्निंग देता सीरिया को, भैया इस लड़ाई में मत घुसना। यूएई एक केवल एक वाहिद मुसलमान कंट्री है जिन्होंने समर्थन किया इजराइल का और हमास को अपोज किया। बाकी सब मुसलमान कंट्रियां आज के डेट में हमास को सपोर्ट करती है। और हमास क्या है, हमास है टेररिस्ट आतंकवाद। और आप कहते हैं भाई आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का रिलीजन से कुछ मतलब नहीं। भाई ये जो आतंकवादी हमास के, तो आप एज सॉवरन गवर्नमेंट, सॉवरन कंट्रीज, आप हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे। ये एक बहुत बड़ा मुखौटा आज के डेट में हट गया है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज अब वाजे होगी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखेंगे सारी क्रिश्चियन कंट्रियां धीरे 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 इजराइल के पीछे लगी। अब यहाँ भारत की बात करें, भारत ने करीब 2:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया, और मैं देख ही रहा था कि मोदी जी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कहा, वी कंडेम दिस वायलेंस बाय हमास टेररिस्ट एंड इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। और उस ट्वीट पर शायद सबसे पहला रिप्लाई भी मेरा भेजा था कि भारत स्टैंड विद इजराइल। तो मोदी जी ने 75 साल में जो स्टैंड लेने की औकात साहिल भाई किसी की नहीं थी, वो मोदी जी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, वी कंडेम दिस टेररिज्म ऑफ हमास एंड, मतलब वो जो भी आप ट्वीट मिल जाएगा आपको, इसमें मतलब ये था। अब ये जो चीज हुई तो पहली बार एक स्टैंड लिया गया। अब देखिए अमेरिका ने पूरा स्टैंड लिया इजराइल का, ब्रिटेन ने स्टैंड लिया इजराइल का, फ्रांस ने स्टैंड लिया इजराइल का। अगर आप देखेंगे 5 बड़े पावर दुनिया, इंडिया, यूएस, चाइना, और आप मान लीजिए आपका रशिया, और ये मान लीजिए फ्रांस, ये 5 बड़े पावर। वैसे तो 4 ही है, फ्रांस को मैं 5वां मानता। इंडिया विद इजराइल, अमेरिका विद इजराइल, रशिया विद इजराइल,
और ये फ्रांस विद इजराइल। अब बचा चाइना, ये ना इधर है ना ये उधर है, ये इधर उधर की बात कर रहा है, ये कहीं नहीं है। जितने क्रिश्चियनों की कंट्रियां सब खड़ी हो गई है इजराइल के पीछे, और एक्सेप्ट यूएई, सारी मुसलमान कंट्रियां भाई साहब खड़ी है हमास के साथ, आतंकवादियों के साथ। ये आज की सऊदी ने, सॉरी फिर से मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सऊदी किसके साथ है? देखिए सऊदी क्या मिक्स रिएक्शन आ रहा है। पहले उन्होंने बोला कि यार लड़ाई बड़े रोको, फिर खबर आई कि सऊदी इज विद हमास, फिर खबर आई कि जो सऊदी का जो ये जो हमारे साथ जो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी वगैरह की बात हो रही वो कैंसिल हो गई। अब सऊदी में कई सारे पावर सेंटर है, सऊदी में एमबीएस ही नहीं, एमबीएस के जो विरोधी प्रिंस है वो भी बिलियनर है, वो भी अपनी अपनी राय रखते हैं। तो सऊदी इज अ डिवाइडेड हाउस, बट सऊदी ने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। सऊदी ने जो इजराइल के साथ बातचीत होनी थी वो रोक दी है, और मतलब दे आर लीनिंग टुवर्ड्स हमास ओनली, क्योंकि ये सच्चाई है। जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, माइनस यूएई, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपना स्टैंड क्लियर किया और इजराइल की बात की, जबकि ये सारी कार्रवाई हमास ने शुरू की थी और कुछ हजार इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया उनके सबसे बड़े त्योहार पर। ये एक सच्चाई है। अब ये जो प्रक्रिया चली, अब हुआ क्या, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सब वर्ल्ड लीडरों को फोन करना शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई उनकी, और कल मोदी जी की 2 बड़े विश्व लीडरों के साथ बात हुई जिसका हमें खुलासा नहीं मिला क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। अब जब ये प्रकरण होता है तो धीरे धीरे साहिल भाई क्या हो रहा है, यह एक बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। यह एक इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की स्थिति बन रही है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन। क्योंकि सारी कंट्रियां जो आप मान ले क्रिश्चियनों की इजराइल को बैक कर रही है, इंडिया भी इजराइल को बैक कर रहा, 99% मुसलमान कंट्रियां हमास को बैक कर रही है। जबकि आपको पता हमास आतंकवादी, आपको पता हमास ने क्या, आपको पता हमास क्या कर सकता है। उसके बाकायदा हिजबुल्लाह कह रहा जी मैं जुड़ूंगा, यहां से हूती रेबल्स कह रहे हैं मैं जुड़ूंगा, और यहां से ईरानियन, पाकिस्तानी, टर्की, इन सब का मिलीजुली बगत तो है ही। और अब इसको मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे को धमकियां दी जा रही, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना। अमेरिका के जो बाइडेन का एक बयान आता है, वो कहते हैं इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, फुल स्टॉप। और जो बाइडेन करते क्या है, एक पूरा जंगी बेड़ा में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसमें कई सारे ये जहाज होते हैं, उसके साथ सबमरीन होते हैं, फ्रिगेटर्स होते हैं, मतलब 50-60 जहाज एक जंगी बेड़े में चलते हैं विद रिकॉग्निजेंस एयरपोर्ट, और जो फाइटर जेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो उस जंगी बेड़े की एक हम वो दिखा दे थोड़ा वो फोटो। ये बेड़ा उन्होंने रवाना किया कहाँ की तरफ, मेडिटेरियन की तरफ, इजराइल की तरफ, ताकि अगर जरूरत पड़े इजराइल को हम हेल्प दें। फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने बोला जो आपको हेल्प चाहिए वो हम देंगे। और यहाँ से यूक्रेन वाला हमारा ज़ेलेंस्की परेशान हो रहा है, यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि 3 दिन से उसे कोई नहीं पूछ रहा, वो थोड़ा परेशान हुआ पड़ा। तो यहाँ पे पूरी हो गई। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हिजबुल्लाह ने बोला कि भाई जुम्मे के दिन, फ्राइडे जो आ रहा है, पूरे अरब वर्ल्ड में मोबिलाइजेशन करो अगेंस्ट इजराइल। ठीक है जी। और इजराइल को 5 बड़े देशों में 4 का सपोर्ट है। मैं मानता हूँ चाइना बीच में, वैसे चाइना बीच में नहीं, चाइना तो प्रो हमास ही है, पर मैं मानता हूँ बीच में। अब आप बोलेंगे चाइना प्रो हमास क्यों है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स का एक्स एडिटर कहता है हम पैलेस्तीन के साथ। चाइना में आप जानते हैं कोई ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता जब तक सरकार की मुहर ना हो, और ये नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट, ये सब आप देख ही रहे। तो वर्ल्ड में क्लैश होने वाला। अगर फ्राइडे को मोबिलाइजेशन होता है सारे मुसलमान मुल्कों का, वैसे लाख लोग तो हिजबुल्लाह ने खड़े कर दिए, अगर ये बरशाद अशाद कूदता है, अगर कुछ लेबनान कूदता है, अगर यहाँ से इजिप्ट कूदता है या कोई और मुल्क खाता कूदता है, तो अमेरिका पूरा अब की बार फूकने के मूड में हो। और इजराइल न्यूक्लियर है, ये ना भूले, इजराइल न्यूक्लियर। अगर आप इजराइल को मिटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो रेगिस्तान है ये फिर रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। तो यहाँ अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा, मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखा दे, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए जंगी बेड़े में क्या क्या होता है। वो जो फोटो है ना इसकी एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो दिखा दे। तो ये यहाँ पे चीजें हो रही है। इजराइल में आप विश्वास नहीं करेंगे साहिल भाई, इजराइल ने एक कॉल दी, 3.5 लाख रिजर्व्स इजराइल ने अपने मोबिलाइज कर लिए, 3.5 लाख की अपनी सेना। इजराइल में हर कोई मिलिट्री ट्रेंड है, औरत हो मर्द हो, एवरीबडी इज मिलिट्री ट्रेंड। वो पूरा कंट्री ही सेना है। 3.5 लाख उन्होंने रिजर्व बुला लिए। दुनिया भर से जहां भी कोई इजरायली है वो जहाज पकड़ के इजराइल आ रहे हैं लड़ने के लिए, उनके एक्स प्रधानमंत्री आ रहे हैं लड़ने के लिए। ये है जंगी बेड़ा। आप देखिए इस पे करीब 20-30 तो फाइटर जेट्स होते हैं, और ये एक मेन कैरियर है। इसके साथ छोटे बड़े 10, 15, 20 शिप चलती है,
सबमरीन चलते, रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट चलते, इसको भेज दिया गया है इजराइल के लिए। इसमें साजो सामान पूरा होता है। और अगर वो आप वो टेक्स्ट दिखा दे कि इसके साथ कौन कौन सा जहाज है, वो मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके साथ टेक्स्ट भी था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन कौन सा सामान इसके साथ है, तो आप ये देख के सामान कौन कौन सा इसके साथ। अब यहाँ तो भाई साहब हो गई है पूरी तैयारी। अब इसमें वोलेटाइल सिचुएशन क्या है? 4 महाशक्ति आपके साथ, चाइना इधर है, महमूद अब्बास गया था रशिया को। क्यों गया वो रशिया के पास? वो कहता भाई तुम थोड़ी हमारी हेल्प कर लो, ये कर लो, क्योंकि देयर इज नो मैच टू क्रिश्चियन पावर। अगर आप मुसलमानों की पावर देखें और क्रिश्चियनों की पावर देखें, कोई मैच नहीं है इसका। मतलब क्रिश्चियन पावर इज फार सुपीरियर। वर्ल्ड कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे आ चुका है। ये मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर चुका था। अब मैं अमित जी से बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट दिखा दे। डोनाल्ड ट्रंप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका स्टेटमेंट दिखा दे, वो वाला वीडियो वो चलाता हूँ मैं। और दूसरा टेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं वो तो साहिल भाई भेजा नहीं आपने मेरे को कोई बात कौन नहीं, सा कोई वाला बात नहीं। टेक्स्ट? इसके साथ वाला टेक्स्ट था कुछ, इसके नीचे वाला टेक्स्ट था। चले कोई बात नहीं। अच्छा, उस टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ ना, टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ये लीजिए, अभी मैं पढ़ देता हूँ। The United States sent an aircraft carrier strike group to the shores of Israel, led by the aircraft carrier USS Gerald R. Ford CVN-78. The strike group includes 5 Arleigh Burke-class destroyers, USS Roosevelt DDG-80, USS Carney DDG-64, USS Ramage DDG-61, USS McFall DDG-74, USS Thomas Hoodner DDG-116 and the guided missile cruiser USS Normandy CG-60। जी, ये सारी चीजों के नाम लिखे हुए इसमें। ये भाई ये है जहाज। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट होता है और इसके हाथ में सबमरीन होते हैं। तो मतलब ये पूरा आप मान लीजिए एक सेना, एक कंट्री की जितनी सेना होता है उससे ज्यादा ये पानी में आ गई है। इनके पास F-16 वगैरह सब लगे। और पहली बार यूएस ने दिया है इजराइल को B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर किसी की औकात से बाहर होता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। B-2 बॉम्बर दिया इजराइल ने। B-2 बॉम्बर मिडिल ईस्ट में आज तक अमेरिका ने अपने बाप को भी B-2 बॉम्बर नहीं दिया, वो दिया। और ये न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर। तो ये B-2 बॉम्बर आ गया है यहाँ पे। मतलब पूरा बारूद रेडी है। अगर हमाकत होती, क्योंकि दुनिया तंग आ चुका, दुनिया के यार ये जहाज नाम की मेंटेलिटी से तंग आ गया कि कहीं भी जाओ जी जहाज करना, ये करना होगा, जहाज मतलब कितना जहाज, कब तक जहाज, कैसा जहाज। और फिर जो ये सारे मुसलमान लोग इसके पीछे हो जाते, नहीं जी ये जहाज है, ये सब ठीक है। अब दुनिया इस मानसिकता से तंग आ गई। अगर आप नॉस्ट्रेडामस की भी प्रेडिक्शन देखें, उसने कहा भाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होना निश्चित है। अभी हम जो कुछ देर में डोनाल्ड ट्रंप साहब की वीडियो चलाएंगे, आप देखिए वही विचार रखते जो मैं रखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें वीडियो देखना जरूरी है। अमित जी हमारे And this will be a war. This will be a war of obliteration. This will not be a war with, I say, army tanks going back and forth shooting at each other. This is the real deal. And we have a man that he can't even walk off a stage. He walks off a stage. He finishes his speech. He looks, oh, well, he can't find. He has no idea. You know, there's always a stair there, a stair here. You could even walk off the front, jump or something, do something. He usually walks to the back into a wall. Yeah, there's a wall there. He walks right into a wall. Can't walk off the stage, can't put 2 sentences together, and yet he's negotiating with President Xi of China, who, when I say he's very smart, the press, look at, that's a lot of press back there. That's a lot. So, for him to negotiate with President Xi of China is like my high school football team playing the, let's see, what's a good team nowadays? Philadelphia's good. You know, they change a little bit. I used to say New England. I used to say the Patriots. I'd love to be able to say the Patriots. He's a great guy, great coach, but they have a little hard time. But what's going on with the Patriots, huh? But he's a great coach. And he'll figure it out somehow. He's going to figure it out. But that was not a good game last night. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पूरे बारूद एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, एक विश्व युद्ध की परिस्थिति बन रही है। ये जो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई, जिसकी तारीख में काफी चीजें आई हैं,
और अब की बार ये जो इशारा कह रहे यार ये लड़ाई तोपों टैंकों की नहीं, न्यूक्लियर हो सकती, क्योंकि देखिए जो ये समझता है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद करने से पहले वो पूरे मिडिल ईस्ट को नेस्तनाबूद कर देंगे। मिडिल ईस्ट में अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है वो केवल इजराइल के पास है। और यहूद, और अब की बार जो बाइडेन ने ये भी कहा था नेतन्याहू से, भाई थोड़ा रुक जाओ, उसने कहा रुकने का टाइम नहीं, अब की बार रुकने का टाइम नहीं है। इजराइल ने जो उनके होस्टेजेस थे उनकी भी परवाह नहीं की है। अब देखते हैं फ्राइडे को क्या हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है फ्राइडे को, हमारा पूरा पाकिस्तान बॉर्डर भाई हाई अलर्ट पे है। हमारा ये वाला बॉर्डर हाई अलर्ट पे डाल के एनएसजी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को हाईएस्ट अलर्ट पे डाल दिया गया है। इजराइल ने 1973 के बाद इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं की है, लाखों इजरायली वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। इवन जो इजराइल के इससे बेंजामिन नेतन्याहू से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तक मिलिट्री की वर्दी पहन की है, वो गए हैं लड़ने के लिए। 75 साल के बुड्ढों ने बंदूक उठा लिए, वो गए लड़ने के लिए। और इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। अगर जब गाजा में विनाश होगा तो जाहिर सी बात है कि काफी मुसलमान मुल्कों को लगेगा भाई ये क्या कर दिया काफिरों ने, यहूदियों ने क्या कर दिया। अब अगर वो इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो इस लड़ाई का अंत नहीं होगा और इजराइल अब की बार पीछे जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं भैया देखो हम पूरा ये जो पैलेस्टीन है अपने कब्जे में ले रहे हैं, और उसके बाद नंबर आएगा हिजबुल्लाह का, उसके बाद नंबर आएगा ईरान का। ईरान का अगर आप 5 जी सुमित जी, मेरा एक सवाल ये है कि हमास ने इतना बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया, आतंकवादी ऑपरेशन, तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस ये है वो क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं पता चला कि इतना बड़ी प्लानिंग हुई है, ऐसा कुछ करने वाले? व्हाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? मैं आपको देखिए, पहली बात थी एक वो उनका रिलीजियस फेस्टिवल था तो उसका दिन चूज किया गया, और ये जो वॉल ऑफ याकीपुर थी उसका 50वीं सालगिरह थे, वो चीज चूज की गई। दूसरी बात, हमास को लगा यार इजराइल में ना अभी काफी जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके काफी रस्साकशी चल रही है। उन्हें लगा अभी बेंजामिन नेतन्याहू वीक है, इजराइल में आपस की लड़ाई है, ये आपस में लड़ भिड़ रहे, अभी मौका करने का। और जिस तरह का ऑपरेशन साहिल भाई किया गया, आप समझिए कि ये हमास की औकात नहीं है। इसमें पाकिस्तान का एसएसजी 100% पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। और एक जो आतंकवादी जो मारा गया जिसने 250 बच्चों को मारा, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के आया था। कराची में रहा था, वहां के मदरसे से पढ़ के आया था। उसकी फोटो भी मैंने ट्वीट किया ट्विटर हैंडल से। तो एक तो ये बात है। दूसरी